आइए आइए आइए। गुड आफ्टरनून सर। नमस्कार नमस्कार, बैठिए बैठिए Thank you, sir. बैठिए बैठिए। आपका नाम है दीपक कुमार, यस सर। ठीक है। आपकी उम्र क्या है दीपक? सर 23। 23 ईयर्स के हैं आप। बहुत बढ़िया। अटेम्प्ट कौन सा है ये? सर दूसरा। दूसरा अटेम्प्ट, गुड। बहुत कम उम्र में जो बच्चे यहाँ आते हैं हमें लगता है कि उनको तो निश्चित रूप से प्रेफरेंस मिलनी चाहिए। अभी आपसे बात करके देखते हैं। पहले आप अपने बारे में कुछ ऐसा बताइए कि उसके बाद हमें ये पढ़ना ना पड़े। आपका फॉर्म। सर मेरा नाम दीपक कुमार है। मैं बिहार राज्य के कैमूर जिले का निवासी हूँ। ठीक है। मैंने अपना स्नातक इतिहास विषय से मगध यूनिवर्सिटी से किया है। ठीक है। और मैंने यूपीएससी के दूसरे प्रयास में इंटरव्यू सेशन तक पहुंचा है सर। कुछ आपकी रुचि वगैरह हो? सर मुझे क्रिकेट खेलना, भोजपुरी लोक संगीत सुनना और भारतीय व्यंजनों को कुकिंग करना सर पसंद है। अच्छा, तो दीपक, आपका नाम दीपक है और विषय इतिहास है, तो मुझे दीपक का इतिहास बताइए पहले। दीपक एक तरह से डिवाइस थी जिससे हम अंधेरे समय में प्रकाश कर लेते थे एक जमाने में। आप ये बताएं कि मनुष्य का जो प्राकृतिक प्रकाश है वो तो सूर्य है, थोड़ा चंद्रमा है। प्राकृतिक प्रकाश के अभाव में मनुष्य ने प्रकाश का अरेंजमेंट कैसे कैसे किया, इसका पूरा इतिहास 5 से 6 चरणों में समझाइए। सर सबसे पहले आदिम समाज में जब अंधेरा होता था तो कुछ देखने की व्यवस्था नहीं थी, तो आदिम समाज ने आग का प्रयोग सर सबसे पहले किया। 2 पत्थरों को रगड़ के आग उत्पन्न किया। ठीक है। उसके बाद सर उसी आग के सहारे अपनी जीवन की सुरक्षा की। पर वो कंट्रोल कैसे होती होगी? जैसे एक पेड़ में आग लगा दी रात को देखने के लिए और सुबह तो जंगल सहा हो गया। सर पेड़ में नहीं, एक्चुअली लकड़ियों को इकट्ठा करके आग लगाते थे। ठीक है। धीरे धीरे कंट्रोल कर लेते यस थे। सर। ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे मनुष्य जागरूक हुआ, बौद्धिक चेतना का विकास हुआ, तो उसे पता चला कि इसके अन्य भी कार्य हो सकते हैं, तो रोशनी के अलावा खाना पकाने में। उसके बाद जंगली जानवर से नहीं, मुझे तो रोशनी के इतिहास में रुचि है, आग के इतिहास में नहीं। रोशनी करने के लिए पहले आपने बताया कि आग से लकड़ी जला ली। यस। उसके बाद इतिहास आगे कैसे बढ़ा? सर उसके बाद एक यज्ञ प्रकरण सामने आता है। दिन के समय जो वैदिक समाज था, या उसके पहले जो हड़प्पाई काल थे, तो जब नवपाषाण काल में आग की खोजी, उसके बाद हड़प्पाई समाज में हम चरण में प्रवेश किए। उसके बाद सर आग से हमने ये देखा कि प्रकाश भी उत्पन्न किया जा सकता है, तो उसी को व्यापक मात्रा में एक दीप का प्रयोग करते हुए, जैसे मिट्टी के बर्तनों का चाक का प्रयोग करते हुए उसको प्रयोग में लाया गया जिससे प्रकाश उपलब्ध हो सके। ठीक है। आगे जाकर इससे सर अग्नि को मतलब पूजा का महत्व दे दिया गया। अग्नि पूजन की बातें सामने बार बार प्रकाश के इतिहास से अग्नि के इतिहास पे शिफ्ट हो जाते हैं। मैं केवल प्रकाश का इतिहास पूछ रहा हूँ आपसे, है ना। अब तक मैं 2 ही पॉइंट समझ पाया हूँ आपके निबंध में से। पहला ये कि आग जलाई हमने, यस सर। ठीक है। दूसरा ये कि हमने उससे दीपक जला लिया। यस सर। उसके बाद बताइए फिर क्या हुआ? सर उसके बाद दीपक को सर सांस्कृतिक रूप दे दिया गया, जैसे हमारे महाकाव्यों से जोड़ा गया इसे। रामायण में आप फिर नहीं समझ रहे मेरी बात। आप जिस परीक्षा के लिए आ रहे हैं, जिस पद के लिए आ रहे हैं, उस पद की अपेक्षा ये भी होती है कि आपसे जो पूछा जाए आप केवल वही जवाब दें। ठीक है। मैंने आपसे सिर्फ इतना पूछा है कि अंधेरे के समय प्रकाश की जरूरत से निपटने के लिए मनुष्य ने इतिहास में क्या क्या उद्यम किए। अभी तक आपने बताया कि उसने पहले पत्थर से आग जलाई। यस सर। और दूसरा आग से दीपक जला लिया। यस सर। उसके बाद क्या बताइए? सर उसके बाद यही प्रक्रिया निरंतर बढ़ती चली गई सर। बस एलईडी का लैंप आ गया, बल्ब आ गए। पहले बल्ब का आविष्कार एडिसन ने किया। यस सर। ये सब कुछ भी नहीं हुआ सर। मशालें बनी, वो सब नहीं हुआ इसमें? सर मुझे लगा आपने केवल दिए के उपलक्ष्य में पूछा है। नहीं, मैंने तो कहा कि मनुष्य के सभ्यता का इतिहास पूछा, प्रकाश का इतिहास पूछा। अच्छा चलिए, कोई बात नहीं। अब आप ये बताएं कि आप गोंड जनजाति से आते हैं, है ना। गोंड जनजाति का मुख्य इलाका तो मैंने सुना कि मध्य प्रदेश है, थोड़ा सा इलाका बिहार भी है। गोटुल क्या होता है? सर गोटुल एक मुख्यतः आवास होता है सर गोंड जनजाति में, जहाँ पे एक अविवाहित जोड़े को सर रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? ताकि एक समझ विकसित कर सके और अपने जीवन साथी का चयन कर सके। मतलब एक ही जोड़े को रखते हैं या कई बच्चे वहां पर रहते हैं? एक कमरे में एक जोड़े को रखते हैं सर, ऐसे कई कमरे होते हैं। क्या ये कह सकते हैं कि वो को लिविंग का एक ट्रेडिशनल फॉर्मेट है, जो हमारे देश की ट्राइब्स में को लिविंग से बड़ी चीजें, जिसको आप डेटिंग से भी आगे बढ़ा के कोर्टशिप कह सकते हैं, वो व्यवस्था है? जी सर, एक दूसरे को समझने के लिए ऐसी व्यवस्था जनजातियों में की गई है। नहीं, वो केवल समझने का मसला है या उसमें फिजिकल रिलेशंस भी शामिल हैं?
सर जहाँ तक मेरी जानकारी है समझने का ही मामला है सर। अच्छा, मुझे ये बताइए कि ट्राइबल्स को सभ्य समाज से क्या सीखना चाहिए, ये तो दुनिया जानती है। सभ्य समाज को ट्राइबल से क्या सीखना चाहिए, ऐसी 5 बातें बताइए। सर सबसे पहले तो सर प्रकृति पूजा सीखनी चाहिए, जो वनस्पतियों की पूजा करते हैं। दूसरी सर अपनी संस्कृति की जो विविधता है उसके बारे में सीखना चाहिए। तीसरा सर सबसे बड़ी बात आमतौर पर भारत के सभी ट्राइब्स में देखी जाती है, एक जो लैंगिक समानता का पक्ष है बहुत बढ़िया, वो सीखना चाहिए। ठीक है। और सर चौथा ये है कि जो पारंपरिक आयुर्वेद जैसी जो चीज़ें हैं उसे सीखना चाहिए सर। और ट्राइबल मेडिसिन, यस सर, ट्राइबल मेडिसिन, ठीक है। और सर पांचवा ये सीखना चाहिए कि हम कितने भी आधुनिक क्यों न हो जाए, अपनी जो जमीन और संस्कृति है उससे हमेशा जुड़े रहना चाहिए। बहुत बढ़िया सर। दीपक, आप तो एक युवा प्रशासनिक अधिकारी बनने जा रहे हैं, अपने आसपास घटित चीज़ों को आप देख रहे हैं। अगर आपने हाल में देखा हो तो सरकार ने कई बहुत जो सख्त फैसले हैं उन्हें बहुत ही सहज तरीके से, अचानक तरीके से ले लिया। 370 आपके सामने है ही। हमने देखा कि कैसे राज्य नए बनाए गए। कल्पना कीजिए कि एक राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया जाता है और आप उसके अध्यक्ष हैं। सब कुछ आपने तय करना है, आपको मालूम ही है, इसके लिए कुछ चीज़ें पूछने पाछने की जरूरत तो बची नहीं है। संसद में एक दिन करेंगे, अगले दिन नए राज्य बन जाएंगे, ठीक है। 10 राज्यों में पूरे देश को बांटना है। आपके अनुसार ये 10 राज्य अब क्या होंगे? अभी आप जानते हैं कि पहले भाषा के आधार पर बनाए गए, फिर संस्कृति के आधार पर बनाए गए, अलग अलग विकास के आधार पर बनाए गए। अब इतने ज़्यादा हो गए हैं, उसकी कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि कम्युनिकेशन बढ़ गया है। अब उतने दूर दूर की परेशानी नहीं है। 10 राज्यों में बनाना है। बताइए ये राज्य क्या होंगे? सर वर्तमान समय को देखते हुए तो राज्य का एक जो संकुचन है वो किया नहीं जाना चाहिए, अगर लेकिन फिर भी मुझे मौका मिलता है, अगर मुझे ऐसी शक्तियाँ मिलती हैं कि मुझे एक सभी पूरा नक्शा दोबारा से रीड्रॉ करना है, बताइए क्या कर रहे हैं? तो सर मैं भौगोलिक आधार पर राज्यों का विभाजन कर सकता हूँ सर। वेरी गुड। जो मध्य भारत, जो उत्तर के गंगा के मैदानी भाग हैं, उनको एक राज्य में कर दिया। एक हो गया गैंजेटिक प्लेन्स। यस सर, ठीक है। और दूसरा सर जो डेक्कन्स के इलाके हैं, जो प्लेटू इलाका है, उसे एक स्टेट में कर सकते हैं सर। थर्ड सर पठारी राज्य हो। हाँ सर। थर्ड सर जो हिमालयी राज्य हैं उन्हें एक तरफ कर दिया जा सकता है, और जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं, जो छोटी पहाड़ियां हैं, उन्हें सर एक राज्य में पिरो दिया जा सकता है। ठीक है। और सर उसी के अंतर्गत जो राज्य का विभाजन है, जो विभिन्न संस्कृतियों के एक छिटपुट तरीके से हम कर सकते हैं, ताकि राज्यों की संख्या बढ़ाने से जो केंद्रीकरण है वो हावी न हो, एक विकेंद्रीकृत स्वरूप सामने आ सके सर। चलिए कोई बात नहीं। दीपक, आपने मेंशन किया है कि आपको कुकिंग पसंद है। यस सर। आप इंडियन डिशेस बनाना पसंद करते हैं। यस सर। थोड़ी देर के लिए कल्पना कीजिए कि आपका आज तक का जो जीवन है वो एक डिश है, तो बताइए फिर इसका कुक कौन है? कौन है या क्या है? जरूरी नहीं है व्यक्ति होगा, कुछ और भी हो सकता है। अगर अब तक का आपका जीवन एक व्यंजन है तो उसका पकाने वाला, उसका वो कौन है, कुक कौन? सर निश्चित रूप से मेरे माता पिता हैं सर। चलिए, आपका अब तक का जीवन जो है वो एक डिश है, माता पिता उसके कुक हैं, तो फिर उसके स्पाइसेस, उसके मसाले क्या हैं? सर उनके द्वारा जो दिए गए नैतिक मूल्य हैं वो हैं सर। अच्छा, इसी क्रम को आगे जारी रखते हुए बताइए फिर इस डिश का क्रिटिक, फूड क्रिटिक कौन है? कौन इस व्यंजन का स्वाद लेके बताने वाला है कि इसमें क्या क्या कमी है? सर सोसाइटी, मेरे मित्र और आप जैसे सर सम्मानित बोर्ड। अगर इसी को और आगे जारी रखें तो फिर इस पूरे व्यंजन का स्वाद क्या है? सर जहाँ तक अभी तक मेरे जैसे व्यंजन का स्वाद जिसने भी मेरे माता पिता या मित्रों ने लिया है, अभी तक ऐसा ही बताया है कि आमूलचूल परिवर्तन के बाद या संभवतः ठीक ठाक ही है सर। दीपक, मुझे आप ये यकीन दिलाइए कि आप इस नौकरी के लिए अभी बहुत इमेच्योर नहीं है, अपरिपक्व नहीं है। अगर मान लीजिए आपकी आयु की वजह से किसी, आप बिल्कुल ही लीगली आप एकदम योग्य हैं, आप परीक्षा दे सकते हैं, लेकिन एक गंभीर एडमिनिस्ट्रेटर बनने के लिए आप में पर्याप्त गुण हैं। इस बात के लिए आप मुझे अगर कन्विंस करना चाहें तो मुझे क्या बताएंगे? सर जहाँ तक मेरा मूल्यांकन मेरे माता पिता और गुरु ने किया है, उनके मैं केवल मैच्योरिटी के मापदंड से जानना चाहूँ, परिपक्वता आपके अंदर आ गई है, इसे बताने के लिए आप क्या बात बताना चाहेंगे? सर मेरे अंदर एक संवाद, जो संबंध स्थापित करने की क्षमता है, वो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अंदर ज़्यादा है। मेरे अंदर धैर्य और सहनशीलता ज़्यादा है,
और तीसरी सबसे बड़ी बात कि मैं सीखने के लिए हमेशा आतुर रहता हूँ, मैं नई नई चीज़ों को सीखना चाहता हूँ, तो एक परिपक्वता की निशानी कह सकते हैं सर। चलिए ठीक है सर दीपक, सर आप गोंड जनजाति से बिलोंग करते हैं। सर गोंड जनजाति की कुछ विशेषताओं को बताइएगा। सर गोंड जनजाति की सबसे बड़ी विशेषता यह है सर कि जो क्लॉक होता है, जो नॉर्मल क्लॉक होते हैं और गोंड जनजाति क्लॉक होते हैं, और सर इरिवर्सेबल होते हैं। जैसे हम 12 1 2 3 4 करते हैं तो वहाँ पे घड़ियाँ उल्टी क्रम में चलती हैं सर। 12 से फिर 11। ऐसा क्यों? सर ऐसा एक पीछे एक साइंटिस्ट रीजन माना जाता है कि जैसे पृथ्वी के घूर्णन करने की परंपरा है जो पूर्व से पश्चिम की तरफ चलती है, तो पृथ्वी किधर चलती है? सर क्लॉकवाइज जो चलती है, जो मतलब कि पृथ्वी क्लॉकवाइज चलती है सर, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज चलती है सर। मुझे इसके बारे में अभी पूर्णतः जानकारी नहीं, लेकिन पृथ्वी के घूर्णन की दिशा में उस क्लॉक को डिजाइन किया गया है सर। अच्छा, ये बात है। गोंड जनजाति मतलब एस्ट्रोनॉमी को लेकर बड़ी विकसित मानी जाती रही है। क्या कोई योगदान है, कोई योगदान है एस्ट्रोनॉमी में, खगोल शास्त्र में? हाँ सॉरी सर। अच्छा, इसके बारे में। गोंड जनजाति रावण की पूजा करती है। हाँ सर। ऐसा क्यों? सर मुख्यतः ये मंदसौर के इलाके के जो गोंड जनजाति है वहाँ पे सर रावण की पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि जो मंदोदरी थी वो वहाँ की मतलब कि कन्या थी जिनका विवाह रावण के साथ हुआ था, तो इस वजह से रावण की पूजा की जाती है। रावण के कुछ नैतिक मूल्यों के बारे में बताएंगे जिसको जीवन में अपनाना चाहिए? सर रावण ने भले ही एक स्त्री का हरण किया लेकिन बिना उसकी अनुमति के उसे छुआ तक नहीं, ये उसका नैतिक मूल्य का सबसे बड़ा उदाहरण है सर। मतलब कि अपहरण कर लो, छुओ मत। नहीं, एक उसको अगर उसका वश चलता तो वो अपहरण करके कुछ बलपूर्वक कार्य भी कर सकता था, लेकिन उसने अपने संयम को दिखाया। तो इतना ही नैतिक था तो उसको पूछकर ही ले जाना चाहिए था कि चलना चाहती हो कि नहीं? जी सर, जरूर ऐसा करना चाहिए था। कुछ और? दूसरा सर, जो एक उसे ज्ञानी माना जाता है, एक वो भी सर कहा जा सकता है सर अच्छा। इस संदर्भ में। ठीक है, ये गोंड भाषा जो होती है ये किस परिवार की है? मतलब ह्यूमनाइड के बारे में सर शायद ऑस्ट्रोलाइड है सर। ऑस्ट्रोलाइड है, द्रविडियन है, आर्यन है, किस परिवार की भाषा है? सर एस्ट्रोलाइड है शायद। ऑस्ट्रोलाइड है। अभी सर से आप बता रहे थे कि अपनी परंपरा संस्कृति को संरक्षित रखना चाहिए। दोनों में कोई अंतर होता है या ऐसे ही है? संस्कृति और परंपरा में कोई अंतर है? सर जो संस्कृति होती है, परंपराओं का ही एक अग्रिम रूप बोल सकते हैं उसे, जो लंबे समय तक चली आती है, उसे ही संस्कृति का नाम दे दिया जा सकता है। उदाहरण? परंपरा और संस्कृति को अलग अलग करने वाले कुछ उदाहरण बता सकते हैं? हाँ सॉरी सर। अच्छा, केवल सैद्धांतिक रूप से ये। आप बिहार के जिस जिले से हैं ये उत्तर प्रदेश के किस जिले से लगता है? सर चंदौली से सर। चंदौली से लगता है। इसको अलग कैसे किया जाता है? वहाँ पे एक नदी है कर्मनाशा, कर्मनाशा तो नदी। वहीं विभाजन करती है। कहाँ से निकलती है? सर कैमूर पहाड़ी से सर। कर्मनाशा नदी की कुछ मान्यताएं हैं जो उसको अपवित्र माना जाता है, ऐसा कुछ है, सुना है आपने? Yes, क्या sir. है वो? सर उसे ऐसा माना जाता है कि जब उसका फ्लो हो रहा था तो उसके रास्ते में जो भी गांव थे, जो भी बस्तियां थी, उसे उजाड़ते हुए उसने अपना मार्ग बनाया है, तो उसे अपवित्र माना जाता है सर। तो चलिए, ये तो एक मतलब मान्यता हो गई जो वैज्ञानिक होगी नहीं। वैज्ञानिकता क्या है? इस नदी के फायदे क्या हैं? सर ये नदी जंगलों से बहते हुए आती है, तो एक जो प्रजाति संरक्षण कार्य है वो इस नदी में आसानी पूर्वक किया जा सकता है। कौन सी प्रजाति रहती है विशेष रूप से कर्मनाशा में? मगरमच्छ सर। तो मगरमच्छ केवल कर्मनाशा में ही रहते हैं? सर मतलब उस इलाके में कर्मनाशा में रहते हैं सर। कर्मनाशा में। और सर ये नदी छिछली है सर, ऊपर से छिछली है बट अंदर से गहरी है, तो जो नौकायन है, जो मैदानी इलाकों में नौकायन है, वो सर आसानी से हो जाता है। भभुआ को क्या फायदा है कर्मनाशा से? सर सिंचाई क्षेत्र में सर। ये कहाँ जाके मिल जाती है, किस नदी से मिलती है जाके? सर बक्सर के समीप गंगा नदी से सर। अच्छा, ठीक है। गोंड पेंटिंग के बारे में क्या राय है आपकी, क्या जानते हैं आप? सर ऐसा कोई प्रमाणिक पेंटिंग तो मिला नहीं है, तो इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है सर। ठीक है दीपक। दीपक, मुझे ये बताइए कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के कितने मेंबर हैं और इसका मुख्य कार्य क्या है? सर मेंबर के बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन मुख्य कार्य है कि जो राष्ट्र आतंकवादी गतिविधियों में वित्त पोषण करते हैं उन पे सर अंकुश लगाने का कार्य है। अच्छा, इसमें 2 तरीके की लिस्ट हैं, ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट। तो किन देशों को ग्रे लिस्ट में डाला जाए और किन को ब्लैक लिस्ट में? क्या कारण है, उसका क्राइटेरिया क्या है? सर मुझे अभी रिकॉल नहीं हो पा रहा, लेकिन मैं अनुमान कर सकता हूँ सर। बताइए। सर ग्रे लिस्ट इस वजह से डाला जाता है कि उन पे एक आतंकी वित्त पोषण का शक या संदेह हो, और ब्लैक लिस्ट इस वजह से डाला जाता है ताकि इसकी पुष्टि हो सके कि सच में वो आतंकी वित्त पोषण में शामिल है सर। ठीक है, आप मुझे ये बताइए कि वेस्ट एशिया में या मिडिल ईस्ट जिसको कहा जाता है, उसमें कहाँ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है? सर मुख्यतः सऊदी अरब और ईरान में सर।
ये कॉन्फ्लिक्ट क्या ये सऊदी अरब या ईरान के जोग्राफिकल एरिया में चल रहा है या और कहीं चल रहा है? सर और कहीं सीरिया में भी चल रहा है सर कॉन्फ्लिक्ट। उसके बाद सर जो यमन में है हुती विद्रोह हुआ था, वहाँ भी सर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। यमन विद्रोह में कौन से 2 देश शामिल हैं? सर शायद सऊदी अरब और यमन सर, शायद, मुझे पूर्णतः जानकारी नहीं है। अच्छा, प्रॉक्सी वॉर से क्या समझते हैं? सर प्रॉक्सी वार का मतलब अघोषित युद्ध होता है सर, जो 2 देश या 2 राष्ट्र बिना घोषणा के युद्ध करते हैं। इसका कोई उदाहरण दे सकते हैं जहाँ ये हो रहा हो? सर देशों का उदाहरण अभी याद नहीं है सर। ठीक है, आप मुझे ये बताइए कि इजराइल और पैलेस्टाइन मामले में भारत का क्या स्टैंड है, फॉरेन पॉलिसी स्टैंड? सर भारत हमेशा से द्विराष्ट्र का समर्थक रहा है और इजराइल और फिलिस्तीन दोनों अलग अलग राष्ट्र होने चाहिए सर। ठीक है, मुझे ये बताइए कि अभी पीबीटीजीज जो हैं भारत में कितने ट्राइब्स को पीबीटीजीज का दर्जा दिया गया है? सर 75। और इसका क्या क्राइटेरिया है? सर सबसे बड़ा क्राइटेरिया है कि वो एक आदिम जनजाति हैं, घुमंतू हैं, खाना बदोश हैं। उसके बाद सर इनकी जो जनसांख्यिकी है वो लगातार कम होते जा रही है। क्या गोंड को भी ये दर्जा प्राप्त है? नहीं सर। अच्छा, किस स्टेट में सबसे ज़्यादा पीबीटीजीज है? सर मैं अनुमान लगा सकता हूँ बताइए। शायद सर झारखंड में सर, शायद। ये पढ़ लीजिएगा, ठीक है। मुझे ये बताइए कि कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स क्या होते हैं? सॉरी सर, अभिलेख न्यायालय। अभिलेख न्यायालय सर, न्याय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के किसी भी जो फैसले होते हैं उनको सर उससे निचली अदालत एक मतलब अभिलेख के रूप में प्रस्तुत करती है कि उच्चतम न्यायालय या किसी न्यायालय ने ऐसा फैसला दिया सर। ठीक है, आपको क्रिकेट खेलना पसंद है? जी सर। मुझे ये बताइए कि बैटिंग क्या क्रिकेट में लीगलाइज कर देने से ये जो मैच फिक्सिंग वाली हम समस्या देखते हैं इस पे अंकुश लगेगा या और बढ़ जाएगी? सर जहाँ तक मेरा मत है, मेरा व्यक्तिगत मत यह है कि जहाँ तक आपराधिक उद्दीपन से जुड़ाव ना हो तो क्रिकेट में सर बैटिंग को लीगलाइज कर देना चाहिए। इससे आपको नहीं लगता कि मतलब और ज़्यादा ये मैच फिक्सिंग वाले केसेस बढ़ जाएंगे? सर अगर बैटिंग को हम लीगलाइज करते हैं तो आपका भी ये कहना सही है, लेकिन ये भी तो हो सकता है सर कि अगर उसे लीगलाइज कर दें तो वैध तरीके से लोग ज़्यादा बैटिंग करें तो वो फिक्सिंग की घटना कम भी हो सकती है सर। अच्छा, इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम की कैप्टन कौन है? सर वर्तमान समय में हरमनप्रीत कौर सर। अच्छा, और वुमेन क्रिकेट टीम अभी हाल में कौन सी जगह खेल रही है? सर T20 वर्ल्ड कप खेल रही है और न्यूजीलैंड में या ऑस्ट्रेलिया में शायद ये कॉन्फ्लिक्ट है सर। ठीक है, ये सेना कंट्रीज किनको कहते हैं? क्रिकेट के संदर्भ में है सेना, SENA। सॉरी सर। दीपक, आप अभी ग्रे लिस्ट की बात कर रहे थे। मुझे बताइए कि अभी हाल ही में स्वच्छ भारत मिशन में एक चीज़ हम एक टर्म यूज़ कर रहे हैं, ग्रे वोटर का यूज़। ग्रे वोटर क्या होता है? सॉरी सर, इसके बारे में जानकारी नहीं है। अच्छा। यूरोपियन ग्रीन डील। सॉरी सर। अच्छा। ग्रेट ग्रीन वॉल राजस्थान के। सर मैं अनुमान लगा सकता हूँ। लगाइए। सर ये शायद शिक्षा से संबंधित है सर, शायद। नहीं, आप पढ़िएगा। ग्रीन बॉक्स सब्सिडी। सॉरी सर। एम्बर बॉक्स सब्सिडी। सर ये जो भारत की जो 3 सब्सिडियां हैं उसके अंतर्गत आती है सर। भारत की 3 सब्सिडियां सर WTO के अंतर्गत जो मान्यता प्राप्त है सर उसके अंतर्गत आती है। क्या होता है एम्बर बॉक्स सब्सिडी? इसके बारे में जानकारी नहीं है सर, अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। अच्छा, मुझे ये बताइए कि कार्बन क्रेडिट क्या होता है? सर जो राष्ट्र अपने कार्बन पूल का जो उपयोग होता है, जो कार्बन कंजप्शन है, उसको अगर तय सीमा से अगर कम करते हैं तो वो अपने शेष बचे हुए कार्बन को या कार्बन पूल को किसी दूसरे राष्ट्र को बेचकर कार्बन क्रेडिट प्राप्त कर सकते। और 21 एग्रीमेंट 21 प्रोटोकॉल के तहत ये कार्बन क्रेडिट किया जाता है? सर शायद पेरिस कॉल सर। पेरिस डील या क्योटो प्रोटोकॉल? सर मुझे एग्जैक्ट नहीं पता। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल? यस सर, ये ओजोन से संबंधित है, ओजोन क्षरण से संबंधित है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। इसमें एक टर्म यूज होती है पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड, PSC। ये क्या होता है? सॉरी सर। अच्छा, CFCs के बारे में आप जानते हैं कि CFCs का जो यूज है उसे कर्ब करने का गवर्नमेंट बहुत सारे इनिशिएटिव ले रही है। बता सकते हैं कि CFCs क्या होते हैं? सर ये एक क्लोरोफ्लोरोकार्बन इसको बोला जाता है, जो मुख्यतः ओजोन क्षरण में सहायक गैस होती हैं, उनका एक समूह है सर। ये किस किस जगह हम यूज करते हैं जहाँ पे हमें कर्ब करना है, किन किन प्रोडक्ट्स में? मुख्यतः सर कंडीशनर, एयर कंडीशनर चीज़ों में यूज होता है सर। अच्छा, आप तो उस एरिया से आते हैं जहाँ पे झूम कल्टीवेशन भी होती होगी। यस सर। मुझे बताइए झूम कल्टीवेशन वर्सेस जीरो टिलेज कल्टीवेशन में क्या होता है?
सर झूम कल्टीवेशन वर्तमान समय में बिल्कुल तरह से नहीं होती, पहले होती थी। सर हिंदी अगर बोले तो जीरो टिलेज मतलब शून्य जुताई कृषि। बता पाएंगे क्या होता है? नहीं सर। अच्छा, आपके रीजन में झूम कल्टीवेशन का क्या नाम है? क्योंकि इसके बहुत सारे रीजनल नेम्स हैं अलग अलग। सर दहिया बोला जाता है सर। और मध्य प्रदेश एरिया में जहाँ पे वो गोंड जनजाति रहती है वहाँ पर? वहाँ भी दहिया ही बोला जाता है। अच्छा, आप पीवीटीजी के बारे में बात कर रहे थे, आप इसके पैरामीटर्स बता सकते हैं जो भारत सरकार पीवीटीजी जो घोषित करती है तो किन पैरामीटर्स पे करती है? सर उसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन मुख्यतः 3 आयाम है। अगर जनजाति आदिम हो, और दूसरी कि उसका जनांकिकी लगातार कम होते जा रहा हो, और तीसरा वो अभी भी समाज की मुख्य धारा से दूर हो। अच्छा, मेरा लास्ट क्वेश्चन है, मुझे बताइए कि अमृत सिटी और एक स्मार्ट सिटी में क्या अंतर है? सॉरी सर। दीपक, एक वाक्य मैंने कहीं पढ़ा था एक बार कि हम क्रिकेट नहीं खेलते, क्रिकेट हमें खेलता है। क्या सेंस हो सकती है इस वाक्य की? सर जहाँ तक मैं अनुमान कर रहा हूँ तो ये एक टीम भावना से परिचालित चीज़ें हो सकती हैं सर। मैं फिर से वाक्य बोलता हूँ, हम क्रिकेट नहीं खेलते। मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूँ वाक्य को, हम क्रिकेट नहीं खेलते, क्रिकेट हमसे खेलता है। सर ये जो भारत में मौजूदा, अगर भारतीय परिदृश्य में देखें हाँ, तो भारत की बात कर रहे हैं। क्रिकेट एक सर जुनून हो चुका है भारत के अंदर का, तो ये मुख्यतः उससे लिंक हो सकता है सर। तो क्रिकेट हमसे कैसे खेलता है? क्या नुकसान पहुंचाता है हमें? सर नुकसान तो फिक्सिंग हो गया, बेटिंग हो गया, डोपिंग हो गया, इसके अंतर्गत आ सकता है सर। इससे हमें क्या नुकसान है? तो प्लेयर्स को नुकसान है इससे। तो क्रिकेट से हमारे देश को क्या नुकसान है? सर अगर फिक्सिंग या बेटिंग होती है तो जो इलीगल है अभी वर्तमान में, तो जो भारतीय अर्थव्यवस्था है उस पर प्रभाव पड़ सकता है सर। एक आंतरिक सुरक्षा का भी मैटर सामने आता है कि ज़्यादातर फिक्सिंग के पैसे जो होते हैं वो मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए सर आर्म्स या फिर ड्रग एक्सपोर्ट में काम करते हैं, जिससे जो भारतीय आंतरिक व्यवस्था है वो प्रभावित हो सकती है सर। ठीक है, जो ट्राइबल सोसाइटी है उसको लेकर भारत सरकार की राय बड़ी डामाडोल है। एक अप्रोच ये थी कि हम ट्राइबल्स को जैसे हैं वैसा छोड़ दें एकदम, एक थी कि उनको भारतीय समाज का हिस्सा ही बना दे, और एक थी कि थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करें किंतु बहुत ज़्यादा डिस्टेंस ना रखें। ये अप्रोचेस किस किस की थी और इनमें से कौन सी अप्रोच हमने मानी, और आपकी राय में भारत सरकार ने ट्राइबल सोसाइटी के साथ ठीक बर्ताव किया या नहीं किया? सर जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत मामला है, पहले मैं इस पे आता हूँ कि भारत सरकार ने ठीक तरीके से बर्ताव किया नहीं। तो वर्तमान में जो भारतीय नीति है जो ट्राइबल को लेके है, तो वो सर बिल्कुल संतोषजनक और सम्माननीय है। जैसा कि हम रिफॉर्म्स कर रहे हैं कि जनजातियों को उनको वन उपज का अधिकार दिला रहे हैं, एक एकलव्य मिशन शुरुआत की गई है, ग्राम सभा का कॉन्सेप्ट बीच में आया है, तो ये सारी चीज़ें सर जनजातियों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए बिल्कुल सहमत और सही चीज़ें हैं। और सर जैसे आपने ये कहा कि ये किस किस की अनुशंसा या क्या थी, तो सर इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। ट्राइबल पंचशील का नाम सुना है आपने? जनजाति पंचशील की नीति? नहीं सर। कोई बात नहीं। भोजपुरी गीत आप सुनते हैं? इस समय कौन से सबसे प्रसिद्ध सिंगर्स हैं भोजपुरी में, फोक म्यूजिक में? सर फोक म्यूजिक में मृदुला सिन्हा है सर, मैथिली ठाकुर है और शारदा सिन्हा जी हैं सर। ठीक है, क्या वजह है कि भोजपुरी हो या पंजाबी हो या हरियाणवी हो, जो भी पॉपुलर म्यूजिक है वहाँ का, वो सामाजिक रूप से बहुत प्रगतिशील होने की बजाय बहुत ही सामंती किस्म का होता है? उसके बोल, उसके जो भाव हैं, आप इस बात से सहमत हैं कि ऐसा होता है? सर इस बात से तो मैं ये सहमत नहीं कि सामंती रूप से होता है सर, वो जो समाज की जो मुख्य चीजें हैं उसी को दर्शाता है सर। हाँ, लेकिन अगर समाज खुद सामंती चीजों में रुचि ले रहा हो तो फोक म्यूजिक भी उसमें रुचि लेगा, ये तो होगा ही सर। जहाँ तक और भोजपुरी संगीत पर तो ये आरोप सबसे ज्यादा गहरा आरोप है सर। जहाँ तक भोजपुरी की बात है, जो बिहार में जो भोजपुरी अभी जो वर्तमान संगीत है, मैं लोक संगीत की बात नहीं कर रहा, जो वर्तमान संगीत है, तो इसे सर राज्य का प्रश्रय नहीं मिला। इसके विपरीत जो राजस्थान का लोक संगीत है उसको सर राज्य की सहायता मिली, तो वो लोक संगीत नित्य प्रतिदिन आसमान की ऊंचाइयों को छू रहा है। लेकिन जो बिहार का लोक संगीत है मुख्यतः वहाँ सर जो राज्य का प्रश्रय नहीं मिला, जिससे वो और नीचे जाता चला गया। और भूमंडलीकरण के दौर पर जो सर वहाँ की जो लोकल जो जागरूक लोग थे जो लोक संगीत को बढ़ावा देते हैं, वो अलग जगह माइग्रेट कर गए, जिसके कारण लोक संगीत का उतना व्यवहार अब प्रचलित नहीं रहा। ठीक है दीपक, आपका इंटरव्यू बस पूरा होने वाला है, बस एक आखिरी प्रश्न है, आपको एक अच्छा सा जोक सुनाना है। मुझे सर? जी। अच्छा, आपकी अपेक्षा थी हम आपको चुटकुले सुने? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं सर।
एक बेटा अपनी मतलब कि दूसरी जगह से बीवी लेके आता है, विलायती बीवी लेके आता है, तो उसकी मम्मी उसको बोलती हैं कि जैसे भोजपुरी में एक लड़की टाइप की है, अच्छा काम नहीं करती, तो वो बोलती है अपने मतलब हस्बैंड से कि डार्लिंग मतलब क्या होता है, तो वो बोलते हैं कि मतलब तुम बहुत अच्छी हो। तो उसके बाद फिर वो बोलती है कि ये बहुत अच्छे से काम नहीं कर रही, परिवार का सम्मान नहीं कर रही, अच्छे से कपड़े नहीं पहन रही। तो फिर वो पूछती है कि डार्लिंग का मतलब क्या होता है, तो वो बोलता है कि इसका मतलब तुम सबसे सुंदर हो या तुम्हारा जो व्यवहार है वो सबसे सही है। तो फिर बहू ने सास के बारे में इन शब्दों का इस्तेमाल हाँ किया सर, होगा, बिल्कुल सर। उसी में हंसी आई होगी Yes, आपको। ठीक 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 है दीपक, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। क्या आप कुछ पूछना चाहेंगे हम लोगों से? नहीं सर। ठीक है।